रिसर्च मेथोडोलॉजी की शुरुआत आज के वैज्ञानिक जगत में हमें लगता है कि वैज्ञानिक लोगों ने या वैज्ञानिक अभ्यास पद्धति ने निर्माण की है। लेकिन इसकी जो बेस जो है बुद्ध की शिक्षा में और बुद्ध ने स्वयं की है। जैसे कि बुद्ध को पहले मनोविज्ञान तौर पे देखा जाता है, तो एक संशोधक के तौर पे भी बुद्ध पहले व्यक्ति है, क्योंकि बुद्ध के पहले जिन लोगों ने सवाल खड़े करके जो संसार को ढूंढना चाहा, उनका सवाल ही गलत था कि संसार को किसने बनाया, इसकी उत्पत्ति कब हुई, संसार का क्या होगा, शाश्वत है संसार या उच्छेद होगा, आदि प्रश्नों पे उन्होंने अपना चिंतन से समाज और विश्व को देखने का प्रयास किया। बुद्ध ने इस प्रकार के सवाल उत्पन्न ही नहीं किए। सही जो होता है ना, एक रिसर्च का क्वेश्चन पूछने का भी एक अपना अनुमान होता है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ के रिसर्च नहीं कर सकते। तो बुद्ध ने सही क्वेश्चन किया कि दुख क्या है, दुख क्यों है, ये किसने बनाया, कब बनाया, क्या होगा। हाँ, इस फालतू सवाल पर बुद्ध ने अपना रिसर्च शुरुआत नहीं किया। और इसलिए अरिपरेशन सूत्र में बुद्ध जिस खोज की बात करते हैं कि सही खोज क्या है और झूठी खोज क्या है, लोगों ने झूठी खोज पे ही अपना पूरा जीवन दर्शन या मान्यताओं को निर्माण करके आज हम देखते हैं वो भी खोज रहे हैं, सुख को खोज रहे हैं, संसार के आदि और अंत को खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं। क्योंकि बुद्ध को पता था कि ये ना मिलने वाला है, ना इसकी खोज होने वाली है। जिसकी खोज होनी है, जो जरूरी है मानव जीवन को सुरक्षित, सुखी और आनंदित रखने के लिए, ऐसे सवालों पर बाबा बुद्ध ने खोज की है। और इसलिए वो पहले संशोधक के रूप में या उनकी जो पद्धति किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में समर्पण करके, त्याग करके, जिसको हम गृह त्याग कहते हैं, एक प्रकार से वो कमिटमेंट है। सत्य को खोजने का कमिटमेंट मतलब गृह त्याग है। सत्य अपने आप ही नहीं मिलता है। जैसे आप लोगों ने कमिटमेंट किया कि हमें ज्ञान के भीतर जाना है, सत्य को खोजना है, तो सत्य को खोजने के लिए किसी कमिटमेंट की जरूरत होती है, संकल्प की जरूरत होती है। और ऐसे संकल्प की जो वो दिशा से वो मार्ग ले जाने वाला हो। अगर आपका सवाल सही है तो आपका मार्ग भी सही है। भले मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसी मार्ग पे चलते क्योंकि आपका सवाल सही है। जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपका सवाल सही है तो आपका मार्ग भी भले धुंधला हो, अस्पष्ट हो, लेकिन धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगता है कि आप किस दिशा से जा रहे हैं, क्योंकि आपका सवाल ही आपको दिशा दिखाता है। तो हमारा यमी करने का जो संकल्प है वो उद्देश्य के साथ में है कि हम बोध है आचरण कर रहे हैं, लेकिन उस आचरण की जो विद्वत्ता है, गहराई है, उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम विद्वान नहीं बनेंगे तो हम विद्वत्तापूर्ण अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब हम विद्वत्तापूर्ण एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन जो है वो हमसे कई गुना साइंस टेक्नोलॉजी से वो संपन्न है। तो उनके साथ हम कैसे मेल खा सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं, और कौन सी बातें वो सुनेंगे और क्यों सुनेंगे। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं रहेगा तो आप उसको कैसे बताओगे। इतना बता दोगे कि नहीं ये बुद्ध से और बाबा साहब से आया इसलिए अच्छा है, इसको हमने मानना चाहिए और हमारे लिए अच्छा होगा, तो क्यों नहीं मान रहे। अगर मानना चाहिए हम बता रहे तो क्यों वो लोग नहीं मान रहे। इसका मतलब ये है कि उनके पास में जो क्यूरियोसिटी जो है, जो उनकी नीड है, उसके हिसाब से उनको मिल नहीं रहा है या हम दे नहीं पा रहे। तभी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
जैसे हमने एक्सेप्ट किया वैसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो उनके सामने हमें ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ऐसा लिटरेचर देना पड़ेगा, हाँ, ऐसा कुछ ऑथेंटिक प्रमाण देना पड़ेगा जिससे उस बात को वो स्वीकारने के लिए अपने मन को खुला कर सके। बस खुला करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर खुला हो जाता है जानने के लिए, तो समझ जाइए कि उसके भीतर बौद्ध धर्म आना ही आना है। उससे फिर बच नहीं सकता है, क्योंकि वो भी उसी ही समस्या से घिरा हुआ है जिस समस्या से हम घिरे हैं, जिसे हम दुख कहते हैं। और कौन सा इंसान फिर इस जनरेशन का हो या नेक्स्ट जनरेशन का हो, हाँ, या बोध हो या अबोध हो, कौन दुखी नहीं है, कौन चिंता में नहीं है, कौन परेशान नहीं है? ढूंढ के एक भी इंसान बताइए मुझे कि जो दुखी नहीं है। हर इंसान दुखी है और हर इंसान सुख ढूंढ रहा है, सफलता ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास में उस प्रकार की मित्रता नहीं है, मार्ग नहीं है, उस प्रकार का जो उनको बताने वाली चीज़ें है, हाँ, अधूरी है, अपूर्ण है, या प्रमाण में ही नहीं है, क्योंकि उसको बनाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग ही नहीं बनाएंगे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, प्रमाण, साहित्य, तो फिर आने वाले जनरेशन में कहाँ से किसको पढ़ने को मिलेगा, बताइए। फिर तो वही साहित्य मिलेगा जो चलते आ रहा है पुराने से, वही ऑथर, वही चीज़ें, वही अभ्यास, हाँ? लेकिन आज के इसमें जो उपयोगी हो, ऐसी जो प्रमाणित साहित्य है उसकी रचना करने वाले या वैसा साहित्य बनाने वाले अगर लोग हमारे पास में हम नहीं बना पाएंगे, तो आधुनिक जगत में जो धम्म का प्रचार प्रसार करने की जो बात है, हाँ, वो नहीं हो पाएगी। और इसलिए हमें रिसर्च बेस या वैज्ञानिक तौर पे हमें गहराई में विषय के भीतर जाने का अनुभव है या प्रयास हमें ज़रूर करना पड़ेगा, हाँ? और ये प्रयास करने के लिए ये जो एम.ए. बुद्धिज़्म का जो जिन लोगों ने पहला वर्ष समाप्त कर लिया है, जो हमारे पहले के जो साथी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। एक वर्ष उनका 2 सेमेस्टर पूरे हुए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में पुष्पा जी है, किशोर जी है और एक मित्र है जो रवि जुड़ नहीं पाए, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है। और विशेष और अमर प्रसाद जी जो कानपुर से है, वो अभी फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा जो कारवा जो है 10 से 11, 11 से 12, अगर हम ऐसे ही संख्या में बढ़ते जाते हैं तो जो हमारे पुराने जो मित्र है या विद्यार्थी है, अगर वो धीरे धीरे आगे आते हैं कि हम अपने पिछले बार जैसे कि मैंने बात किया था कि किसी विषय पे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में एक हमारे लेख को या हमारे राइटिंग को हमें इम्प्रूव करना है, तो उसी के लिए इस आज की मीटिंग को हमने रखा है। और कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन उसके पहले जो मैंने बताया है कि ये अभ्यास या आज की मीटिंग कह सकते हैं या आपका बुद्धिज़्म में एम.ए. करना आपने क्यों पसंद किया है और आपको क्या करना है, या मैं आपके लिए ये क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ। वैसे कोर्स आप डायरेक्ट भी उस यूनिवर्सिटी से एज ए स्टूडेंट करके आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बीच में इसलिए आया हूँ ताकि मुझे लगता है या आपने भी मुझ पर जो विश्वास रखा है कि आपके मदद से कुछ हम और इस विषय के या इस डिग्री को हम ज़्यादा अपने लिए उपयोग कर पाएंगे। और इसके लिए कुछ बातें मैं आपको बीच बीच में बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके भीतर जो एक सोच है, जो काफ़ी लंबे समय से आप
कि हम सभी बौद्ध धर्म का अध्ययन आचरण कर रहे हैं, तो उसको और एक रिसर्च पद्धति से, जैसे बुद्ध ने रिसर्च करते करते वो सत्य की खोज करके उन्होंने निर्वाण या परम सुख को प्राप्त किया है, तो वही मार्ग हमें ढूंढना पड़ेगा जो बुद्ध से आया हुआ है। और आज के आधुनिक विश्व में भी उसको उसी प्रकार से बताया जाता है। कुछ चीज़ें थोड़ी हमारे लिए नई हो सकती है, लेकिन अगर हम बुद्ध को याद करते हैं और बुद्ध से जब हम कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में जल्दी आएगा। और आपको एक बार अगर समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि आपकी रुचि जो है बढ़ जाएगी। तो कुछ बातें मैं आपको, रिसर्च क्या होता है, ये 3 बातों पे रिसर्च होता है। रिसर्च किसे कहते हैं? अगर एक शब्द में अगर उसको हम जानते हैं, जो साइंटिफिक हो, सिस्टमैटिक हो और वेरिएबल हो। साइंटिफिक मतलब एक प्रॉपर, साइंटिफिक का मतलब होता है कि विशिष्ट पद्धति से, जिसमें तर्क, जिसमें लॉजिक हो, जैसे हम साइंटिफिक कहते हैं। हाँ? और दूसरा उसमें एक पद्धति हो, उस रिसर्च को करने की एक सिस्टम हो। और वेरिएबल हो, मतलब उसको वेरीफाई किया जाए। जैसे कि कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश होती है तो उसको वेरीफाई किया जाता है, बार बार वेरीफाई किया जाता है कि वो वैसी है या नहीं है, प्रमाणित किया जाता है। तो इन 3 बातों से ही रिसर्च अपने आप में संशोधन कहा जाता है। हाँ? जिसमें एक प्रश्न हो, हाँ? उस प्रश्न के कारण को ढूंढने के लिए एक हम विशिष्ट पद्धति के साथ चलते हैं, ढूंढते हैं, तो उससे कुछ रिजल्ट आने लगते हैं। अगर इसी बात को अगर हम बुद्ध के साथ में देखते हैं कि बुद्ध को एक सवाल खड़ा हुआ कि दुख क्यों है। जब उन्होंने 3 दृश्य देखे जरा वेदी मरण के, तो उनको लगा कि ये संसार में जो पीड़ा है, दुख है, वो मेरे साथ में भी होने की पूरी संभावना है, कि मेरा भी अस्तित्व ऐसा ही है। तो इस दुख का जब उनको अनुभव हुआ अपने चिंतन से, तो वो ढूंढने के लिए अपने परिवार को, घर को छोड़कर उस जंगल में गए, जिस जंगलों में ऐसे गुरु थे, ऐसे शिक्षक थे कि जो अलग अलग पद्धति से उस सत्य की अनुभूति बताते थे कि संसार में अगर दुख है तो ये सुख है। जिसे हम ध्यान का मार्ग का सुख कहते हैं, जो आलार कालाम के पास में गए, उद्दकराम पुस्तक के पास में गए, तो वहाँ पे जो सिस्टम थी, उस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया, उस पद्धति को फॉलो किया। और जब उन्होंने पद्धति को फॉलो किया तो उन्होंने उसको रिजल्ट को देखा कि क्या सही में मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला था, उद्देश्य पूरा हुआ है क्या। तो उनको लगा कि पूरा नहीं हुआ है, अभी भी मेरे मन में राग द्वेष मोह आता है, अभी भी मुझे भय आता है, अभी भी मुझे अज्ञान है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जन्म मृत्यु क्यों होता है। तो उस शिक्षा को उन्होंने छोड़ दिया, तो दूसरी शिक्षा को लिया। फिर उद्दकराम पुस्तक के पास में गए, वहाँ पे भी उनकी जो सिस्टम थी उसको उन्होंने पूरी तरह से अनुभव किया। फिर वहाँ पे भी उन्होंने वेरीफाई किया कि क्या वो सही में रिजल्ट वही है जो रिजल्ट मुझे चाहिए। तो वहाँ पे भी लगा कि अभी रिजल्ट वो 100% सही नहीं है। फिर से वो आगे गए, फिर उन्होंने अपना कठोर तप किया 6 साल तक, वहाँ पे भी लगा कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, तो उसकी पद्धति को उन्होंने अपनाया। हाँ बोलिए पंकज जी। सर बोल रहे हैं कि जैन जैन लोग बोलते हैं कि बुद्ध ने उनसे भी कुछ किया, उनके पास भी गए थे, ऐसा कुछ है क्या? जैन ऐसा दावा करते हैं कि बुद्ध उनके पास भी गए थे और वो नहीं, उनके पास में नहीं गए थे, लेकिन उस समय जो जैन परंपरा की जो विधि थी कठोर तप करने की, वो उन्होंने अपनाई थी। वो तो ओपन टू ऑल थी, कोई भी अपना सकता था, ठीक है, वो तो ओपन टू ऑल थी। और ना ही तो बुद्ध ने कभी ये हवन ववन या फिर अग्नि
अग्नि सूत्र या जो अग्नि जो बोलते हैं, अग्नि पूजक जो लोग किए हैं, वो भी उन्होंने कभी किया नहीं। ना ना अग्नि के द्वारा ना ना अग्नि यज्ञ इत्यादि के द्वारा वो उन्होंने कभी इस तरह का तप नहीं। नहीं नहीं नहीं। और महावीर और बुद्ध की एक सूत्र में बताया जाता है कि वो एक ही जगह पे थे, लेकिन एक दूसरे से संवाद नहीं हुआ उनका। और संवाद इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि जब दो अनंत मिलते हैं तो वहाँ पे ऐसा एक दूसरे को सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो भी अनंत थे, वो भी बुद्ध के उसी मानसिक अवस्था में थे जिसको महावीर कहते हैं या बुद्ध भी। तो इसलिए उनके मिलने में भी वो संवाद होते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन सूत्र में आता है कि एक जगह पे एक ही जगह पे, मतलब दो कुटी में अलग अलग, एक जगह पे बुद्ध और एक जगह पे महावीर रुके हुए थे। तो इस प्रकार से समझ में या लिखने में या पढ़ने में आता है। तो यहाँ पे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो रिसर्च बुद्ध को जब वहाँ पे भी नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने उस मार्ग का भी परित्याग किया और मध्यम मार्ग से उन्होंने धीरे धीरे अपने मन को, शरीर को तंदुरुस्त करते हुए उस मार्ग से निकले जिसको हम मन से भीतर होते हुए जाते हुए मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। और वहाँ से उन्होंने अपने सत्य को पूर्ण तरह से प्राप्त किया, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो सर यहाँ पर प्रश्न यही था सर, जो मैं मुख्य था कि सर बुद्ध जब गुरु के पास गए तो ध्यान का ही मार्ग सर उन्होंने चुना। क्या? क्योंकि वो जाते हैं अल्लाह कलाम के पास, वहाँ भी वो ध्यान ही करते हैं, और राम के पास भी वो ध्यान ही करते हैं। हाँ, जबकि उस समय यदि बोले तो बहुत सारे प्रचलित मान्यताएं थी, फिर भी बुद्ध ने ध्यान का पथ क्यों चुना सर? इस तरह तो देखिए, कोई भी आप बहुत सारी विद्यालय होते, क्या सभी विद्यालय में पढ़ते हो क्या? नहीं सर। हाँ, तो कौन सी विद्यालय में पढ़ते हो? जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा फेमस है, उसी में जाते हो ना? हाँ, तो उस समय अलार कलाम, उद्दकराम एक अपने टॉप मान्यता में थे, एकदम प्रसिद्ध थे, और उनके ही बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वीकार करते थे। ठीक है। हाँ, इसलिए बाकी जो चीज़ें बाकी भी ऐसे, तो ब्रह्मजाल सूत्र में 62 प्रकार की शिक्षाएं बताई गई है। ठीक है ना? जो उस समय बुद्ध के समय सिक्स थिंकर हो, या फिर ऐसी बहुत सारी मान्यता, वैदिक मान्यता हो, या श्रमण परंपरा की मान्यता हो, या गुरु हो, बहुत सारे गुरु रहे हैं। ठीक है, शिक्षाएं रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो थी, ये तीन ही शिक्षाएं थी, जिसका बुद्ध ने एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, और देखा कि इसमें से उनको उनके प्रश्न का समाधान होता है या नहीं होता है। और जब नहीं हुआ तो उन्होंने तीनों पद्धति को ड्रॉप करके एक अपनी जो पद्धति को उन्होंने खोज के उन्होंने सत्य को प्राप्त किया। तो ये रिसर्च है। रिसर्च क्या करता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ध्यान जो है वो तो हमारी प्राचीन परंपरा है सर, वो तो ध्यान तो हम लोग सिंधु सभ्यता से ही मिलती है, तो ये भी हो सकता है कि सर उस समय वही प्रचलन में रहा हो सर, उसी का वो स्वरूप आगे बढ़ा। नहीं, पसंद रहा नहीं रहा वो तो हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी खोजने की जो प्रवृत्ति है वही आपको मार्ग दिखाती है, परंपरा नहीं दिखाती है। हम परंपरा की बात करते हैं कि सिंधु परंपरा में ऐसा था, वैसा था, इतिहास के तौर पे। लेकिन जब आप सत्य के भीतर जाते हो तो आपका मन ही आपको बताता है कि आपको क्या करना है। समझ में आया ना? तो हम ऐसा बुद्ध के बारे में या हम अपने बारे में भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं किस परंपरा को ही मानता हूँ। आप सत्य को मानते हैं। ठीक है, आज जब हमारा इंडिया जो है, इंडिया सभी परंपराओं से बना है, भारत जिसे कहते हैं। तो भारत की अभी की जो परंपरा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि श्रमण है, ब्राह्मण है, ये है, वो है। हाँ, कि हम किस परंपरा से जुड़े, हम भारत से जुड़े हैं, भारत में सभी परंपरा है। हाँ? लेकिन आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप जाती है, ठीक है ना, उसके अनुसार ही आपके लिए मार्ग खुल जाता है सही अर्थ में। बाकी तो सब वही है कि हम सभी कहते हैं कि जितने भी भारतीय लोग हैं मूल निवासी है, लेकिन मूल निवासी होने का क्या मतलब है? सिर्फ मान लेने से थोड़ी मूल निवासी हो सकते हैं।
हाँ, उस खोज के प्रवृत्ति में जाना भी तो महत्वपूर्ण है ना। हाँ, तो मानने के लिए मान लेना वो एक पारंपरिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्तर पे एक हम अपने आप को इस्टेब्लिश करते कि भाई हम इस धारा से अ, समाज या देश हमारा दर्शन रहा है। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं, एक वैज्ञानिक की बात करते हैं, तो विज्ञान या वैज्ञानिक पर्सन व्यक्ति के लिए वो तो अंदर का ही ज्ञान होता है कि वो क्या जानता है और क्या सत्य को वो देख के किसको स्वीकार करता है, किसको छोड़ देता है। वो उसके उनके दिमाग में फिर वो नहीं आता है कि वो किस धारा से है, किस मान्यता से है। अगर मान्यता पे ही चलने है तो फिर तो वो तो क्षत्रिय थे, तो फिर वो इधर क्यों आए? क्षत्रिय का धर्म तो क्षत्रिय का होता है। हा? समझ में आ रहा है ना? अगर वो उस सत्य के लिए बाहर निकले हैं तो सत्य के लिए बाहर आने की जो उनकी सोच रही है, उस सोच के साथ में हमें जुड़ना है। अभी हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, सपोज ये बौद्ध परंपरा से हम हैं, लेकिन अगर बौद्ध परंपरा से होने के बाद में भी अगर हम भीतर नहीं जाएंगे तो हम उस प्रकार के बौद्ध कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? मान लेने से हो सकता है? हो भी सकते हैं नाम के लिए कि कहने के लिए कि भाई हम हैं, लोग स्वीकार भी करेंगे कि तुम लोग बौद्ध हो, लेकिन उतने में जो सत्यता जो है वो प्रकट नहीं हो पाएगी। सत्यता को अगर हमें जानना है हर एक इंसान को, तो हमें उस सोच के साथ में अंदर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है। और इसलिए रिसर्च एक अपने आप में बुद्ध के समय बुद्ध के लिए जितना ज़रूरी था, उतना ही हर एक वो इंडिविजुअल जो सत्य को जानना चाहता है, विश्व का हर एक वो इंडिविजुअल, फिर वो उस परंपरा का हो या ना हो। आप देखिए कि बुद्ध बनने के बाद सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लोग अरहंत बने, तो वो धारा तो अलग थी। हाँ, लेकिन जब उन्होंने इंडिविजुअली उसको अनुभव किया तो सभी अनंत बने और संघ के पूरी तरह से वो सभासद बने। तो हम ऐसा पहले कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण थे और बाद में वो बौद्ध बने। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखा जाए कि वो अनंत बनने के बाद में वो बुद्ध हुए, या उस परंपरा के आज वो हमारे एक आदरणीय भिक्षु संघ के रूप में उनको हम शरण जाते हैं कि जो अनंत हुए हैं, नहीं कि ब्राह्मण, नहीं कि क्षत्रिय, नहीं कि कोई जाति या किसी प्रांत से आया हुए व्यक्ति को। तो ये जो सोच जो है ये हमें समझनी पड़ेगी कि भाई कौन सी सोच कहाँ तक जाती है। सत्य की सोच जो है ना वो सभी परंपराओं को, रीति रिवाज को तोड़ के भीतर जाती है। और जो आपकी सभ्यता की, मान्यता की सोच एक दायरे तक होती है कि भाई हम बौद्ध है, बौद्ध समाज है, लेकिन अगर उसके भीतर अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारी साइंटिफिक सोच वहाँ पे रुक जाती है। तो इसलिए हमें एक विद्वान बौद्ध होने के नाते हमारी दायरे को हमें थोड़ा और भीतर ले जाने के लिए रिसर्च को हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए 4 ऑब्जेक्टिव्स है इसमें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बुद्ध के उदाहरण को लेके अगर हम देखते हैं तो अचीव न्यू इंसाइट, जिसको हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बात किया था पंचशील के पहले शील को लेके। हम सभी पंचशील लेते हैं, जब से बौद्ध बने तब से पंचशील रट रट के पूरी तरह से मस्तिष्क हो गए हैं, और हम औरों को भी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि पंचशील है और बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उसका इनसाइट क्या है? पंचशील का इनसाइट क्या है, किसको पता है? हमने तो मान लिया कि बुद्ध ने दे दिया है और हमारे लिए उपयोगी है। तो ये तो एक तो मान्यता बन गई, एक सभ्यता बन गई, एक धारणा बन गई कि हम बौद्ध है, इसलिए पंचशील का हमने आचरण करना चाहिए। अच्छी बात है, बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो इनसाइट कब बनेगा? कि जब हम रिसर्च करेंगे कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ, पहले शील का, तो क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, नहीं करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, परिवार के, कितने सारे सवाल खड़े हो गए।
मेरे लिए क्या फ़ायदा है, मेरे दुश्मन के लिए क्या फ़ायदा है, समाज के लिए क्या फ़ायदा है, देश के लिए क्या फ़ायदा है, पर्यावरण के लिए क्या फ़ायदा है। अभी आप देखो, इतना डीप हम सोच पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं कि एक सील पूरे संसार को बचा सकता है, एक ही सील। इतनी ताकत है उसमें। क्या उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो हमारी सोच ही नहीं है बताने की, क्योंकि हम उसके भीतर जा ही नहीं रहे। जबकि हमारा ये वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि वी आर द फर्स्ट जनरेशन। आप अपने आप को सिर्फ बौद्ध मत समझिए, बाबा साहब के बाद में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, दूसरी तीसरी की किसी की नहीं। आप आपके माँ बाप को भी दोष नहीं दे सकते कि माँ बाप ने आपको क्या दिया। जो जिंदगी दी है, एजुकेशन दिया, इतना ही बहुत कुछ कर दिया। उनके लाइफ में जो था ना, बहुत कुछ पूरा दे दिया उन्होंने। आप उनको दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने हमें नहीं बताया, नहीं सिखाया। हम पहली जनरेशन है, तो हम पे जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को, या आने वाली जो धम्म के तरफ आने वाला जो प्रवाह है, उनको डायरेक्शन देने का या नहीं देने का, दोनों बात हम पे आधारित है। अगर उस जिम्मेदारी से परिपक्व नहीं होते हैं तो हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। अगर परिपक्व होने के लिए हम थोड़ा भी प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर उस शील के बारे में, या अगर हम आनापानसति मैत्री की बात करें तो उसकी कितनी गहराई है। हाँ, इतनी गहराई है कि आज आनापानसति से ब्रेन को बदला जा सकता है, ब्रेन के केमिकल को बदला जा सकता है, ब्रेन के फंक्शन को बदला जा सकता है। अब ये बात हम किसी स्टूडेंट को बताते हैं तो क्या उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी? नहीं। अभी आपको क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप क्या बताओगे? ये हम क्यों बताएंगे? हम तो बोलेंगे चल आनापानसति कर, ऐसा अच्छा होता है। वे अच्छा होता है क्या है? तो उसकी किसका दायित्व है? और इसलिए जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है, न्यू इंसाइट। इंसाइट तो हमारे पास में है, लेकिन उसके भीतर भी एक नई इंसाइट है जो हमारी खुद की है। ये बुद्ध की है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपकी कि मेरी क्या है? आपने बताया पंचशील, चार सत्य आपने बताया, मैंने बताया। ये तो बुद्ध का इंसाइट है। उस इंसाइट से खुद का इंसाइट क्रिएट करना, उसको न्यू इंसाइट। ये तो उधार लिया हुआ है। तो रिसर्च बहुत आपके पर्सनालिटी को, आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। और यही बुद्धिज्म है। थॉट्स को और आपके एटीट्यूड, बिहेवियर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देने का नाम ही बुद्धिज्म है। ऊपरी तौर पे नहीं, उथल पुथल कर देता है, पूरा नीचे से ऊपर लेके आता है। उसको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अर्थक्वेक कैसा होता है? धरती अंदर से बाहर आ जाती है और बाद में सुपीक हो जाती है। वहां पे पानी आने लगता है जहाँ पे पानी नहीं होता है, जहाँ पे फसल नहीं होती वहां पे फसल आने लगती है, रेगिस्तान में फूल खिलने लगता है। वो अर्थक्वेक है। तो इनसाइड क्या है? अर्थक्वेक है। भीतर से एक नई सोच, जो ऊपर ऊपर सोचती, वो भीतर जाके एक नया लाइट लेके आई है कि कुछ तो भी है, इसको मुझे और गहराई से देखने की ज़रूरत है। उस इंटरेस्ट से जब हम कोई चीज़ आप पढ़ोगे, सोचोगे, तो आपका जो मार्ग जो है बिल्कुल श्रोतापर्ण की तरफ जाने वाला है। श्रोतापर्ण इसी का दूसरा नाम है।
इंसाइट, अंतर्दृष्टि मतलब श्रोतापन्न होना। हम एक तरफ श्रोतापन्न होना चाहते हैं और अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि किनारे पे ही नहा लें और ऐसे ही दूसरे किनारे पे चले जाएंगे। तैरोगे नहीं, भीतर नहीं जाओगे, दूसरे किनारे पे कैसे जाओगे? स्रोत में कैसे आओगे? स्रोत में नहीं आएगा, दूसरा किनारे पे हम कैसे जाएंगे? तो स्रोत पे आने के लिए हमें उस गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो इंसाइट, न्यू इंसाइट को प्राप्त होना या प्राप्त करना मतलब रिसर्च ऑब्जेक्ट। दूसरा है डेवलप न्यू थ्योरी। हम नए सिद्धांत की रचना करते हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को नए थ्योरी में दिया। सामाजिक, पारिवारिक और राजकीय स्तर पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म हमें नए थ्योरी में इस्टेब्लिश करके दिया कि जो आध्यात्मिकता जो है या जो मैत्री करुणा के जो हमारी वैल्यूज़ है, हमारा मन है, उसको कैसे हमें समानता में इस्टेब्लिश करना है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वो न्यू थ्योरी है, लेकिन आई कहाँ से? इंसाइट से आई है। अगर बाबा साहब को इंसाइट ही नहीं होता तो बाबा साहब इतना जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की हम जो बात करते हैं, फिर इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो या सोशल इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, तो वो थ्योरी बना ही नहीं पाते। तो अगर हम अपने परिवार में कुछ थ्योरी अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हमारा परिवार समानता को मानता है, तो आप कैसे 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 आप अपने परिवार की अगर हम बात करें तो आपके पास में कोई थ्योरी नहीं है कि इसको इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। न्यू थ्योरी को हम डेवलप ही नहीं करते। अभी मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं बुद्धिज्म में सोचने लगा, स्टडी करने लगा और ध्यान करने लगा, जब मेरी उम्र 20-22 साल थी, जब मुझे जॉब मिला था और मैं अहमदाबाद में आके संघ के संपर्क में आया 94 में, तब मुझे एक विज़न मिला कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सेटल करूं। 30 साल के बाद मेरा लाइफ कैसे सेटल हो और उसमें बुद्धिज्म मुझे क्या दे सकता है या मैं क्या ले सकता हूं। अभी 30 साल 35 साल के लाइफ को मैं 25 साल के आसपास में सोच रहा था। तो किस बात के लिए सोच रहा था? तीनों बातों के लिए सोच रहा था कि मेरा स्पिरिचुअल भी डेवलप हो, मैं ऑर्डर या मैं ध्यान में और अच्छा बनूं, मेरा इकोनॉमिकली ग्रोथ हो और फैमिली का ग्रोथ हो। जब मैं इस बात पे सोच रहा था तब मैंने अपने जो सैलरी है उसका यूटिलाइज करना सीखा। अभी यूटिलाइज करना मतलब सिर्फ खुद के खाने के लिए नहीं, खाते खाते इन्वेस्टमेंट करना। अभी इन्वेस्टमेंट इंसान कब कर सकता है? कि जब आपकी डिज़ायर पे आप काम करें, आपके जो प्लानिंग जो है, जो आउटसाइड प्लानिंग है, जहाँ से आपके एक्सपेंसेस होते हैं, सोशल आपके कस्टम्स है, उस पर जब आप वर्क करते हैं तो आपके पास में पैसा बचता है। अदरवाइज आप पैसा बचा नहीं सकते। आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा कमाओगे। और इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप आपके लाइफ को आप सेटल नहीं कर सकते। स्पेशली सबसे पहला हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? छोटा सा मकान। जब हम घर बनाने, फैमिली बनाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए, या हमने अपने थॉट्स को कैसे रीस्टैब्लिश करना चाहिए। तो हमारा छोटा सा घर होना, ये सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट था और मैंने कर लिया। भले मैं 40 में मकान लिया है शुरुआत में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ पे कितना ले सकता हूँ। 10 बाय 10 के रूम में 40 में रहा मैं 5 साल, 4-5 साल, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मैं लोन लेके जो मैं लूँगा, इससे अच्छा है कि मैं किराए का पैसा दे के करूँ, तो उससे अच्छा है कि मेरा खुद का मकान हो जाए। ये मुझे कहाँ से, किसने सिखाया मुझे? ये मेरे थॉट प्रोसेस ने सिखाया। जब मैं मेडिटेशन करता था, जब मैं बुद्धिज़्म को देखता था कि मेरे बुद्धिज़्म में मेरा इंटरेस्ट क्या है,
और साथ साथ में मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं फैमिली के साथ, तो मेरी फैमिली कितनी होनी चाहिए। मैं एक तरफ बुद्धिज़्म सीख रहा हूँ, नॉन अटैचमेंट सीख रहा हूँ, साथ में मैं अटैचमेंट की तरफ भी जा रहा हूँ, तो मेरा अटैचमेंट कितना होना चाहिए, मेरी जनरेशन कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और ज़्यादा होनी चाहिए कि उससे भी कम होनी चाहिए। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन के लिए हम दूसरे पे छोड़ देते हैं कि माँ बाप क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा, एक के साथ में दूसरा होना ही चाहिए। तो ये क्या है, वो तो ट्रेडिशनल थेरीज है, लड़के के साथ लड़की हो, लड़के के साथ लड़का हो, नहीं तो फिर चलते रहो जनरेशन। ऐसे मैंने मेरे भाई को देखा, लड़के के चक्कर में 3 लड़कियां हुई, लड़का हुआ ही नहीं। कहाँ थेरी, न्यू थेरी कहाँ है हमारे पास। और सबसे अगर हमें समाज में या उन्नत होना है तो सबसे मेन जो टास्क है फैमिली प्लानिंग। और बाबा साहब के थॉट से मैं तभी प्रभावित हो गया था। बाबा साहब भले वो 14वें रत्न थे, लेकिन समाज और देश के लिए उन्होंने जो देखा, आने वाला जो बुद्धिज़्म के थॉट से जब उन्होंने देखा कि सबसे पहली जो बात अगर कहीं विकसित हो सकती है और ज़रूरी है वो फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पे हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कुछ भी उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये न्यू थ्योरी है जो बाबा साहब ने हमें दी है, और मैंने ऑप्ट किया उस थ्योरी को। जब मेरी शादी हुई या मेरी जो पार्टनर आई तो उसको भी मैंने बताया कि हमने एक पे ही क्यों रुकना है, लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे गवर्नमेंट ने या किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि ये फैसिलिटी मिलेगी तो आप एक ही बच्चे पे करो या ऐसा करो वैसा करो। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने अप्लाई किया, नई थ्योरी बनाया कि भाई अगर मैं सही में समझ रहा हूँ बुद्धिज़्म को, लाइफ को, मेरा लाइफ ही अगर सर्टन नहीं है तो मैं अपने बच्चों के लिए कैसा सर्टन कह सकता हूँ कि नहीं, अगर एक चला जाएगा तो फिर दूसरा। मैं खुद, चलो ये हम तीन लोग हैं, अगर मैं चला गया तो एक महिला 2 बच्चे को कैसे संभालेगी, इसके बारे में सोच रहे क्या? 2 बच्चे के बारे में हम सोचते हैं कि भाई अगर एक का अगर डेथ हो जाए तो एक हमारे पास में रहे, लेकिन उस लाइफ में अगर आपके पार्टनर में से एक चला जाए तो 2 बच्चे की जिम्मेदारी तो एक ही पार्टनर पे आ गई ना। ब्लड मेल हो या फीमेल हो, वो कैसे संभालेगी, उसका क्या लॉजिक है हमारे पास? 2 बच्चे का लॉजिक तो दिया जाता है, और स्पेशली लड़का लड़की को दिया जाता है, लड़की लड़की हो तो भी नहीं चलेगा। तो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ हम सोच रहे हैं? तो ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्यों हम न्यू थ्योरीज को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धिज़्म की इनसाइट जो है वो वीक है। क्योंकि बुद्धिज़्म का जो डिसीजन जो है जब आप लेते हैं तो किसी के मोटिवेशन से नहीं ले पाते हैं कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कहेगा। इस इन्फ्लुएंस से कोई डिसीजन आप लेते हैं ना तो बुद्धिज़्म का डिसीजन नहीं होता है, मतलब बुद्धिस्ट थॉट का डिसीजन नहीं होता है। कोई क्या कहे वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपको सच्चाई क्या दिखाई दे रही है, रियलिटी क्या है। रियलिटी इज द, जो बुद्ध ने बताया है वो हम समझ रहे हैं कि जरा वेदी मरणी है, उससे ज़्यादा क्या रियलिटी है। उस रियलिटी को हम ध्यान में नहीं रख के हम बाकी सभी रियलिटी को ध्यान में रखते हैं कि नहीं, और उस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। थ्योरी, न्यू थ्योरीज कैसी बनेगी? तो हर जगह पे न्यू थ्योरी बन सकती है अगर हम इनसाइड जाते हैं तो। हाँ, नहीं तो फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शादी तक ही रहेगा कि भाई शादी करो मतलब सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और भी शादी कितने बजे होती है? 11 बजे होती है, जो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। और शादी में कितने लोग होते हैं बौद्ध विधि में पता है? खा पी के सब 95% लोग चले जाते हैं। लड़के का परिवार होता है, लड़की का परिवार होता है, और उसमें जो भी शादी लगाता है
वो पहले से बोध होते या नहीं होते, हाँ, बस वहीं पे विधि होती है, वहीं पे ढंडोरा पिटा जाता है कि हमने बोध विधि से शादी की। ये न्यू थ्योरी है। क्या थ्योरी है? तो रिसर्च नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति बोध बन के आगे आ रहा है वो भीतर वो ढूंढ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है कि भाई क्या लाइफ में बुद्धिज़्म की बातें मुझे क्या समझ में आ रही है, कैसे देखा जाए। और इसलिए न्यू थ्योरीज नहीं बन रही है। बाह्य दिखावा की थ्योरी बहुत सारी बन रही है, लेकिन जो भीतर जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है और उससे मिलने वाला जो फ़ायदा जो है, वो फ़ायदा हम समाज को नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं जिस रास्ता बाबा साहब ने, बुद्ध ने हमें दिखाया है। तीसरी जो बात है, जनरलाइज द प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश कर, जैसे कि मैंने पहली बात किया, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया और ऐसा हुआ तो हर इंसान अगर ऐसा करेगा तो ऐसा ही होगा। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार रखना है, यही धम्म है। अगर इसको मैं रिसर्च से बता रहा हूँ तो ऐसा ही है सभी के लिए। कोई भी अनुचित व्यवहार से सुखी नहीं हो सकता है। अगर एक दूसरे से हम किसी से अनुचित व्यवहार करते वो धम्म हो ही नहीं सकता है, और जनरलाइज है, सभी के लिए यूनिवर्सल है। तो उस प्रिंसिपल को हम इस्टेब्लिश कर सकें और उससे लोग उसको समझ में आएगा कि बुद्ध क्या बात करना चाहता है, या हम बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, ध्यान है, मॉरल वैल्यूज़ है, वो कितने मतलब आज के ज़माने में कितने प्रासंगिक है। इतने प्रासंगिक है कि हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। मैं भी कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें हर एक बीमारी के पीछे आपकी थॉट्स और इमोशंस है। हर एक बीमारी के पीछे ऐसी कोई बीमारी नहीं, आपके सर दर्द से लेके आपके कैंसर तक, आपके सर दर्द से, खांसी से लेकर कैंसर तक जितनी बीमारियां हैं, सभी बीमारियों के रूट में आपकी थॉट्स और इमोशंस है, और कुछ भी नहीं है। फिर वो बीमारी हमारी हो, बच्चों की हो, या किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन की। अभी इतना जनरलाइजेशन है, इतना उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन आप कब कैसे बताओगे जब आपको खुद पता नहीं है। आप कैसे आप बच्चों से बात करोगे, कैसे आप आपके फ्रेंड से और किसी थर्ड पर्सन से बात करोगे कि ये क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। और कौन इंसान दुख से दूर नहीं होना चाहता, कौन पीड़ा से दुख नहीं होना चाहता। आपके आसपास में सब पीड़ित लोग हैं, या हम भी खुद पीड़ित हैं। कौन पीड़ा में रहना चाहता है, लेकिन हम रह रहे हैं क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया कि भाई इसका कुछ हल नहीं है। वो भी जनरलाइजेशन है, वो प्रिंसिपल बन गया, इसका हल हमारे पास नहीं, डॉक्टर के पास है। और सभी लोग उसको मानते हैं, लेकिन उसका हल हमारे पास में है। उसको ढूंढोगे तो पता चलेगा कि उसका हल हमारे पास में है। बुद्ध ने तो ढूंढ लिया, आज का वैज्ञानिक भी वही ढूंढ के वही बता रहा है कि भाई वही है, रूट में तो वही है। तो रिसर्च क्या दे सकता है? वो सब कुछ दे सकता है जो हमें भौतिक जीवन में शारीरिक सुख चाहिए, आर्थिक सुख चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए। लेकिन अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे पास में खजाना है, लेकिन खजाना है वही पता नहीं है। हमारे पास में 3 रत्न है, 3 रत्न से तो बड़ा कोई रत्न है नहीं विश्व में, 3 ज्वेल्स।
लेकिन हमें यही पता नहीं कि वो रियल खजाना है। हमने सिर्फ रत्न मान लिया है क्योंकि हम उससे आकर्षित है, हमें बाबा साहब से मिला है इसलिए हम उससे उतना आकर्षण है, लेकिन वो रियल में है वो हमें उसकी गारंटी नहीं हो रही है। हम देख नहीं पा रहे, इंडिविजुअल देख नहीं पा रहा है, और उस देखने के लिए आपको भीतर खुद की दृष्टि से जाना पड़ेगा। तो वो आपका खुद का जर्नी है और वो रिसर्च से ही हो सकता है अगर हम उसको देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो हमें सामान्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है वही हम देख रहे हैं और उसी को हम पूरा सच मान बैठे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बुद्ध स्वयं उस मेथड से आगे जाके उन्होंने सत्य को प्राप्त किया है और उसी सत्य को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। अभी उस समय जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था सिर्फ वाणी का ही था, तब ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, या फिर डिजिटल और बुक्स फॉर्म में भी नहीं था। वहाँ पे एक ही कम्युनिकेशन था, वे ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमारे पास में बहुत सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसलिए उनको सिर्फ एक ही वे से बताना पड़ा। उनके एक्सप्रेशन, उनका जो बिहेवियर है और उनका स्पीच है, जो उनको एक्सपीरियंस हुआ सच का, सत्य का, वो उन्होंने 4 मेथड से बताया है। वही रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि पहला जो नोबल ट्रूथ है वो रिसर्च क्वेश्चन है। जब आप किसी समस्या को देखते हो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि मैंने पंचशील की बात की और पंचशील ही आपका क्वेश्चन बन जाए कि ये क्या है। पंचशील का पानातिपाता क्या है, क्या होता है जब हम किसी की हिंसा करते और नहीं करते, तो आपका सवाल बन गया। जब सवाल बनता है तो फिर सेकंड नोबल ट्रूथ मतलब वो क्यों हम हिंसा करें और क्यों ना करें, क्यों करें और क्यों ना करें, वो एक आपकी कल्पना बन जाती है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं रिसर्च वर्ड में या लैंग्वेज में। हाइपोथेसिस परिकल्पना बन जाती है कि अगर मैं हिंसा करता हूँ तो क्या होता है, अगर हिंसा नहीं करता हूँ तो क्या होता है। दोनों का जो कारण है उसको हम ढूंढने लगते हैं। हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं और ढूंढते हैं कि भाई किसने हिंसा की है तो क्या हुआ। जैसे कि कोई हिंसा करता है तो 2 प्रकार से लोग हमें मिलते हैं। कोई हिंसा करता है और उसको सजा नहीं होती है, ऐसे भी लोग हम देखते हैं। या चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, उसको कुछ नहीं होता है। और कोई भ्रष्टाचार या हिंसा करता है तो उसको 5 साल की 10 साल की उम्र कर या फांसी की सजा भी होती है। तो दोनों को आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई दोनों का दुख एक जैसा ही है या कोई सुखी और कोई दुखी है। जो हिंसा करने वाला एक जेल में गया, एक जेल में नहीं गया, तो क्या वो सुखी है? उसको नींद में रात को नींद आती होगी, उसको डर नहीं लगता होगा कोई उसको भी, मुझे भी कोई मारेगा, तो उसका भी तो पनिशमेंट तो उसके पास में है। जैसा कि वहाँ पे पनिशमेंट वो तो भोग रहा है एक इंसान, दूसरा इंसान वो पनिशमेंट उस कारागृह में नहीं भोग रहा, लेकिन फिर भी पनिशमेंट तो उसके माइंड में, मन में है। उससे वो कैसे छूटेगा? इसका मतलब दुख वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हाँ, उसका कारण जो था, जिस कारण से उसने हिंसा की है, हाँ, या हिंसा नहीं की है, तो दोनों स्तर पे हम उसको जब देखने की कोशिश करते हैं, हाँ, एक प्रकार से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। हाँ, जब हम क्या है क्यों की तरफ जब जाते हैं तो गहराई में जाते हैं। क्यों का मतलब ढूंढना, किसके लिए? आपके सवाल के लिए। बुद्ध को जब दुख लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा धर्म मरण धर्मी है, तो उनका सवाल था और उस सवाल के कारण के लिए वो ढूंढते गए।
आलार काला मुद्दकराम पुत्र कठोर तप करते हुए मध्यम मार्ग तक। ढूंढने की प्रक्रिया का नाम है क्यू, सेकंड नोबल ट्रूथ। और उसको ढूंढते ढूंढते उसको वो मिल गया। ढूंढने से ही मिलता है। जितने गहराई में जाओगे समंदर के, उतने गहराई में आपको मोती मिलने वाले हैं। मोती ऊपर नहीं होता है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है और उसमें भी ढूंढना पड़ता है। किस सिंप में होगा वो आपको पता नहीं है, हजारों सिंप है वहाँ पे। लेकिन एक सिंप में ज़रूर है कि जो अमूल्य है। तो वो ढूंढने का नाम है दूसरा आर्य सत्य। तो आपको भी अगर कोई सवाल पे अगर कुछ लिखना है तो 4 आर्य सत्य को दिमाग में रखो, वही आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। बुद्ध का जो खुद का एग्जाम्पल है वो दिमाग में रखो। बाकी जो साइंस से या जो भी साइंस वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ जो बनी हैं या जो भी बताया जाता है, इससे अलग कुछ नहीं है। मतलब जब हम स्टडी कर रहे हैं ना, वही साइंटिफिक स्टडी जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं। हम सभी साइंटिस्ट हैं। अभी इससे बड़ा क्या हो सकता है? अभी जो हम बने ही हैं, बोध बन ही गए हैं, तो फिर हम उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं ना उठाए? बोध नहीं बने हैं तो बात अलग है। अगर बोध बन ही गए हैं तो जिम्मेदारी तो, अगर हमने शादी कर ही ली है तो फिर जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, और हम उठा चुके हैं। जब तक नहीं ली तब तक नहीं है, लेकिन जब आपने ली है तो उसके लेने का भी आनंद और उसका परिणाम हमें तो लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा आनंद है। बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है अगर हम जिम्मेदारी के साथ, अगर जिसको हम दूसरी भाषा में, पारंपरिक भाषा में शरणगमन कहते हैं, परिणाम कारक शरणगमन कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये परिणाम कारक शरणगमन को मदद नहीं करेगा, बहुत गहरा मदद करेगा। इतना मदद करेगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप कितने भीतर शरणगमन के भीतर जा रहे हैं। नहीं तो फिर किनारे पे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि सुनने में तो किनारे में भी आता है। अगर सुनना ही धर्म है तो किनारे पे भी रह के हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट करना अगर धर्म है तो आपको भीतर जाना पड़ेगा। टेस्ट किनारे पे मिलने वाला नहीं है। जो टेस्ट है ना वो भीतर से आ रहा है। तो भीतर जाने के लिए हमें अपने विषय जो भी आप पसंद करोगे, जैसे कि पिछले बार कुछ बातें आपके तरफ से आई थी कि इस विषय पे हम करने वाले हैं, तो अभी इस बार मैं चाहूँगा आप भी अपने लिए थोड़ा, अभी नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे लिखवा के ही लेने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको एक फिर से मोटिवेट करने के लिए या आपके दिमाग को, मन को थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए मैं आज की मीटिंग रखा हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे वो संडे या ऐसे आपके अच्छे समय के साथ, तो हम 3 घंटा एक साथ में मिलके एक पूरा पेपर ही बना लेंगे आपके तरफ से। बीच बीच में हम गैप देंगे 10-15 मिनट की, लेकिन आपसे लिखवा के देंगे, फिर आपको बताने के लिए बताएंगे क्या लिखा, क्या ये रहा, जो भी उसमें त्रुटियाँ रहेगी या जो भी करेक्शन रहेगा। तो प्रैक्टिकल जैसा हम ध्यान करते हैं वैसे आपसे चैप्टर या कोई टॉपिक पे लिखवा के मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो स्पेशली फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हुआ है या जो फर्स्ट ईयर में आए वो भी प्रयास कर सकते हैं। उनके लिए भी खुला है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए ही है, सभी के लिए है। तो प्रयास करोगे तो ही हो पाएगा, या फिर आप सिर्फ सुनोगे हाँ होगा होगा करेंगे, तो फिर वो, मेरा भी इरादा जो है, इस इरादे से हमने काम शुरू किया है, तो शायद मैं भी सफल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि आपके साथ में मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि
ये कलेक्टिव वर्क है। अगर आप सभी इसमें प्रयास करोगे तो निश्चित ही ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम गहरे जाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से भीतर जाने से हम काफ़ी लंबे समय तक इसकी हमारे जीवन में असर रहेगी और हमें आगे भी ले जाने के लिए मदद करेगा। तो इस प्रकार से जो थर्ड नोबल ट्रूथ है वो सॉल्यूशन है। जब हम भीतर जाते हैं तो कुछ कुछ कंक्लूजन निकलता है। ये समस्या थी, ये कारण था, और ये उसका परिणाम है। जैसे कि हम पहले शील की हम बात करते हैं कि कोई किसी की हिंसा क्यों करता है, क्योंकि लोभ होता है, द्वेष होता है। और जब कोई हिंसा करता है तो उसके परिणाम भी उसके साथ में आते हैं। तो उसको परिणाम को जब दिखाएंगे कि उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, कि उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, उसकी शारीरिक हानि होती है, उसकी मानसिक हानि होती है, पारिवारिक हानि होती है, तो उसका वो कंक्लूजन है। जब हम थर्ड स्टेप में आते हैं तो मतलब आपका राइटिंग भी ऐसे ही है। जब आप शुरुआत करते हैं तो एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि आपका बेस आप बताते हैं कि आप किस क्वेश्चन के साथ, उसका डिटेल क्या है, उसके बारे में जानकारी लिखते हैं। दूसरे इसमें आप उसके कारण हैं और उसका कुछ डेटा है उसको आप बताते हैं कि बुद्ध ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा है, या और भी ऑथर ने क्या कहा है, या आप उसके बारे में और क्या अपनी तरफ से आप बताना चाहते हैं, जो जिसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार से उनके जो इम्पोर्टेंस है, फंक्शंस है, या टाइप्स है, या उसका जो इसेंस है, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं उस पॉइंट के। हम कह सकते हैं कि एक मिडल पार्ट जो होता है, जैसे हमने कोई लेटर, आपने बचपन हम स्कूल में थे तो हमको बताया जाता है कि उसका इंट्रोडक्शन है, मिडल है, एंड है। बस यही यही इसकी मेथड है। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आपको बिल्कुल आपके दायरे में नहीं है, आपने कभी सुनी नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 10th-12th में जो हमने ऐसे लिखे हैं या लेटर्स लिखे हैं या जो भी हमने कुछ एग्ज़ाम में लिखा है, तो वही फॉर्मेट है। सिर्फ इस फॉर्मेट को थोड़ा हम और ज़्यादा लॉजिक और ज़्यादा ऑथेंटिक कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बाद में हेल्प करूँगा। लेकिन इतना रखिए कि आपने ऐसा कुछ किया है, और किया है तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी लगता है कि ये तो नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं है। तो ऐसी सोच से क्या होता है कि हम मतलब जो ऐसी अच्छी चीज़ें हैं उससे हम हमेशा पीछे हटते कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा पहले से किया, अगर आप सोचते कि हाँ ऐसा तो कुछ कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है, हाँ, तो बस यही है जो हम इस रिसर्च मेथड से हमें सीखनी है। और अ, ताकि हम अपने थॉट्स को सही तरीके से, जो नॉलेज है, थॉट्स है, या जो रियलिटी है हमारे, जिस विषय के साथ आप गहराई में बताना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते, आपका बताने का मतलब आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आप औरों के लिए बता रहे हैं। इस भूल में ना रहिए कि आपको औरों के लिए बताना है। औरों के लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को समझा के बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो आपका जो ज्ञान है वो अपने आप में ही डीप चला जाएगा। हाँ, इसलिए तो कहते हैं ना कि जब हम औरों को देते हैं तो उससे डबल गुना हमें मिलता है। जब आप औरों के लिए सोचते हैं कि मुझे औरों को हेल्प करनी है, तो औरों के हेल्प में सिर्फ और नहीं रहते, आप उसमें डबल बेनिफिशियल रहते, आपको डबल बेनिफिट मिलता है उस करने से, या उसके उस प्रकार का आचरण या बिहेवियर करने से। हाँ, तो हमारा लाभ तो उसमें है ही है। हाँ, लेकिन उस लाभ से हम औरों को भी लाभान्वित करते हैं। हाँ, तो इसलिए इस चीज़ को हमें खास ध्यान में रखते हुए जो चार आर्य सत्य का जो बेसिक है, वही मुझे लगता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का, अगर हम बुद्धिज़्म के साथ अगर अभी का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर हम कंपेयर करके थोड़ा कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी तो इसमें आप लोगों को पूरी तरह से लिखने का प्रयास करना है, 100% सभी को। और आज इस मीटिंग को कंक्लूजन करने के पहले आप अपने टॉपिक को फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए। पिछली बार जो किए थे आप लोगों ने, तो क्या उसी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, या
आपके पास में और कुछ चॉइस है, एक एक करके बताइए। मैं सबसे पहले, आप कोई भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नाम लेके पूछूंगा तो आप बता सकते हैं। अगर आपके पास में टॉपिक है जो आपने पिछली बार कुछ चूज़ किया था, जो मुझे याद है शायद आप लोगों को भी याद होगा, या फिर अभी भी आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये काम तो पूरा होना चाहिए। एक आपकी सब्जेक्ट या टॉपिक को आप पसंद करना, एक आज का टास्क अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। कौन बताएगा पहले? कपूर चंद जी, वैसे आपसे शुरुआत करें। सर मैंने शील सब्जेक्ट को सुना है। तो उसका आप क्या प्रॉपर टाइटल क्या बनाओगे? टाइटल के लिए सर आपसे हेल्प लेनी होगी। नहीं नहीं, बताइए, अभी अभी क्लियर कर दीजिए ना, अभी क्या हेल्प लेनी है आपके तरफ से, आप उस टाइटल को कैसे बनाओगे? तो अभी सब्जेक्ट ही सर हमने चुना है, टाइटल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि शील से ही हम तो सील के अंदर बहुत सारे सील है, तो आप किस पंचशील को फोकस करोगे या क्या? हाँ पंचशील, पंचशील में लगभग सारे आ जाते हैं, पंचशील को ही लेंगे। हाँ तो और पंचशील, हाँ तो इसमें पंचशील को लेके आप मतलब ऐसा टाइटल बना सकते हैं कि पंचशील की क्या कहते हैं, आज के समाज में प्रासंगिकता क्या, उपयोगिता क्या है आज के सामाजिक जीवन में या आज के मानवीय जीवन में। आप लिख दीजिए टाइटल, आज के आधुनिक मानव जीवन में बौद्ध धर्म, बुद्ध के पंचशील की उपयोगिता, उपयोगिता या भूमिका। ठीक है, दो शब्दों में से कोई भी शब्द दे सकते। ठीक है, तो इसको आप पंचशील को आप मतलब 3-4 टॉपिक में लिख सकते हैं। उसका भी आप बना दीजिए कि पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, कि पंचशील क्या है शॉर्ट में। ठीक है, दूसरे इसमें पांचों शीलों को लिखना है, दूसरे पॉइंट में एक एक शील के बारे में लिखना है। और तीसरे इसमें पंचशील का जो लाभ है व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और समाज और देश के लिए, 3 मुद्दों में लिखना है। ठीक है, अगर पंचशील का पालन करता है तो व्यक्ति को क्या लाभ है या उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में पंचशील का आचरण से परिवार को क्या लाभ है, समाज और व्यक्ति समाज, नहीं, व्यक्ति, परिवार, समाज और देश। ठीक है, समाज और देश को एक साथ में कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में उपसंहार मतलब समारोपण। ठीक है, एक कंक्लूजन करके आप उसको दे सकते। ठीक है, तो ये सर और अन्य धर्मों के भी में जो शील का वो है। हाँ तो उसमें और एक मुद्दा ले सकते हैं कि बौद्ध धर्म में पंचशील और अन्य धर्म में शीलों का क्या महत्व है। ठीक है, तुलनात्मक थोड़ा एक पॉइंट डाल के आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आओ बाहर आओ, चलो चलो बाहर चलो। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट भी हो गया, टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक सर। तो इसके साथ में आप धीरे धीरे अभी लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
जो भंते का 10 पिलर वाला जो बुक है ना, उसको आप रेफर कर सकते हैं, या पंचशील का जहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिलता है ना। हाँ ठीक सर। बुधायनी धम्मा में भी पंचशील के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उस प्रकार से आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना लिखिए, उसका लिमिटेशन मत रखिए कि मुझे इतना ही लिखना है। कम से कम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लिखने का प्रयास करें। हाँ, अगर बुक का रूप देना है तो ज्यादा तो लिखना ही हाँ पड़ेगा, हाँ, मतलब चैप्टर कम से कम हमारा चैप्टर के हिसाब से उसको 15 से 20 पेज तक लेके जाना है। अगर 5 भी हो जाता है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट 10 से 15 पेज होना चाहिए, डिटेल में जितना हो सके उतना। ठीक है, कुछ उदाहरण भी उसमें आप डाल सकते हैं, बुद्ध के समय के हो या कुछ यहाँ के अभी के हो। ठीक है, हाँ। और उसमें और एक मुद्दा डाल सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में क्या उसका उपयोगिता है ना, स्पेशल, मतलब अभ्यास करने के लिए या उनकी सफलता के लिए विद्यार्थी को थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पुष्पा जी। हाँ महेश बोलिए। एक 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 मुझे सर ये हाँ बोलिए। करुणा से विमुक्ति की ओर। करुणा से विमुक्ति की ओर। हाँ हाँ हाँ, मतलब लिबरेशन थ्रू कंपैशन। लिबरेशन मतलब कंपैशन, कंपैशन थ्रू लिबरेशन या फ्रीडम। हाँ, कंपैशन टू लिबरेशन। हाँ 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 हाँ, ये जो बोधिसत्व का ये गुण है, हाँ हाँ हाँ, उसके बढ़ाने से आपकी हाँ विमुक्ति हाँ, भी हो सकती है, मतलब प्रज्ञा से होती ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, बराबर। तो इसका टाइटल आप कैसे बनाना चाहोगे कुछ? लिबरेशन थ्रू कंपैशन। द वे ऑफ बोधिसत्व। द वे ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, तो इसका कंटेंट कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान बुद्ध का जो लास्ट ये था ना, जैसे मतलब आनंद बोलते हैं, हाँ हाँ, भगवान बुद्ध बहुत करुणावान थे, मतलब प्रज्ञावान भी थे, उनके पास बहुत ही सारी मतलब ये क्वालिटीज थे, लेकिन उससे ज्यादातर वो कंपैशनेट थे। तो शुरुआत मुझे ऐसे इंट्रोडक्शन तो वैसे करना चाहता कि कंपैशन का जो इंट्रोडक्शन मतलब जो महत्व दिया है, मतलब आनंद और बुद्ध का आनंद का जो संवाद है वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। हाँ हाँ, मतलब कंपेशन क्यों उनको करुणावान कहा गया है, और वो उस समय का जो स्टोरी है उसमें वहाँ से आप शुरू करोगे, महापरिनिर्वाण। ठीक है ठीक है, और फिर आगे आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं कि बोधिसत्व का आदर्श क्या है ना, व्हाट इज बोधिसत्व आइडियल, है ना, ओरिजिन ऑफ द बोधिचित्ता। ठीक है, हाँ, फिर 6 पारमितास। हाँ, तो 6 पारमिता उसका प्रैक्टिस है ना बोधिसत्व। और उसके बाद फिर आप कंपेशन को फोकस कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंपेशन क्या है ना। फिर कंपेशन का प्रैक्टिस क्या है। देखिए, कंपेशन का प्रैक्टिस मुझे जो लगता है, जो 6 पारमिता में जो पहली जो 5 पारमिता है वो कंपेशन की पारमिता है, जिसे उपाय कौशल्य कहा जाता है महायान में। 5-6 पारमिता को जब दो इसमें कैटेगराइज किया जाता है, तो पहली जो 1 से 5 तक पारमिता है वो उपाय कौशल्य कंपेशन की पारमिता है, क्योंकि उसको करुणा और प्रज्ञा से देखा जाता है ना। जो बोधिसत्व को, उनमें 2 क्वालिटी होती है बुद्ध में या बोधिसत्व में, करुणा और प्रज्ञा। ठीक है, तो प्रज्ञा जो है 6 पारमिता है, और 1 to जो 5 जो है वो करुणा को रिप्रेजेंट करती है। तो क्योंकि करुणा एक्सप्रेस करती है ना, मतलब जेनरसिटी से, शील से, शांति से, है ना।
से वीर्य से और ध्यान से, और तब जाके विमुक्ति होती है, या जिसे हम फ्रीडम कहते हैं। हाँ, तो समाधि से भी कंपैशन का जोड़ सकते हैं जैसे हाँ हाँ, वो तो मतलब आएगा, समाधि तक तो आ ही जाएगा ना आपका, 5 जो पारमिता है, ठीक है ना। तो ठीक है उसको इस प्रकार से एक्सप्लोर करके आप अपने आर्टिकल को या चैप्टर को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका टाइटल भी ओके है, मतलब उसमें आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते, फाइनल है। सर टाइटल एक बार मुझे एक बता सकते हैं सर थोड़ा सा हाँ 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 लिबरेशन थ्रू कंपैरिजन द वे ऑफ बोधिसत्व हाँ, नहीं ऐसा ऐसा करो ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपेशन, नहीं, पाथ ऑफ कंपेशन थ्रू फ्रीडम इन पाथ ऑफ द बोधिसत्व, उसको फिर से हम उसको कर देंगे, इतना आप रखिए अभी फिलहाल, ठीक है, ताकि उसमें बोधिसत्व का हाँ भी आ जाए और कंपेशन भी आ जाए और आपका फ्रीडम भी आ जाए, हाँ बराबर ठीक है ना। ओके ओके हाँ, और ये इसमें डिटेल्स जो बताया गया है ना, वो डिटेल्स आप उसमें आ जाने से आपका चैप्टर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, ठीक ठीक। हाँ, बोलिए शाकिर चतुर्वेदी, आप कुछ बता रहे थे। हमारा लग रहा है बुद्ध का आर्य संगीत मार्ग, दुख विमुक्ति का मार्ग। अरे वाह, बहुत अच्छा है। बुद्ध का दुख मुक्ति दुख मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग, ऐसा लिखो। ये दुख विमुक्ति का मार्ग, हाँ, बुद्ध का दुख विमुक्ति का मार्ग। अष्टांगी मार्ग लंबा हो जा रहा है, थोड़ा क्या लिखना चाहिए नहीं टाइटल? नहीं, अष्टांगिक मार्ग लिखो ना। जी बुद्ध का इसमें आप क्या 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 बताना क्या चाहते हैं, वही बताना चाहते हैं कि उसमें और किसी के साथ आप जोड़ के उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये जो आठों अंगों को लेके कैसे दुख को समझेंगे, हाँ, जब उस अंगों को, जब दुख को समझ पाएंगे तभी उससे निकलने का एक मार्ग मिल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। स्टेप बाय स्टेप सारे। जी ऐसा लिखो, संसार के दुख मुक्ति का बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का महत्व। संसार के दुख मुक्ति के लिए, बुद्ध का या बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का अष्टांगिक, बुद्ध के और अष्टांगिक मार्ग का महत्व। लंबा टॉपिक हो जा रहा है। हाँ, चलेगा, लंबा हो तो क्या है, आपके टाइटल में ही एक्सप्रेस होना चाहिए ना कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ये किताब का टाइटल नहीं है, किताब के अंदर के चैप्टर का टाइटल है, इसलिए बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। संसार के दुख मुक्ति, मुक्ति लिखें या विमुक्ति लिखें? विमुक्ति लिखो। विमुक्ति ज्यादा सही है। हाँ, संसार के दुख विमुक्ति के लिए बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व, बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व, ठीक है। हाँ, तो इसको आप अष्टांगिक मार्ग, इस इंट्रोडक्शन में आप बुद्ध का थोड़ा चरित्र लिखने का, ठीक है, और उन्होंने बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया, वहां तक आपका इंट्रोडक्शन आएगा, समझ में आया इंट्रोडक्शन में। और उस अनुभव को उन्होंने जब पंचवर्गीय भिक्षु को बताया, है ना, 4 आर्य सत्य के माध्यम से, और बाद में अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बताने का, और शील खंड है, हाँ, उसको भी, और भंते ने जो दर्शन और भावना मार्ग में बताया उसको भी बताने का, ठीक है। और उससे कैसे विमुक्ति होती है, तो विमुक्ति को बताने के लिए आपको
जो लोभ द्वेष मोह को भी बताना पड़ेगा, ठीक है, वही तो दुख का कारण है, जी जी जी। ठीक है, मतलब आप, इसमें क्या भवचक्र को लेना पड़ेगा? हाँ हाँ थोड़ा तो लेना पड़ेगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, 12 कड़ियां लेंगे अगर। नहीं नहीं पूरा नहीं लेना है ना, सिर्फ अंदर का जो है ना लोभ द्वेष मोह को लेना है, वही तो क्लेश है। देखिए क्लेश अच्छा दुख, अच्छा उससे, हाँ दुख को नहीं बताओगे तो जी कैसे विमुक्ति होगी, ठीक है। जी 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 जी। सो दुख जो है संसार, लोभ द्वेष मोह और विमुक्ति, ठीक है, से विमुक्ति, तो उसमें फिर आप लोभ द्वेष मोह का जो स्वरूप बता के, जो निर्वाण का जो स्वरूप है ना, जी हाँ उसको बता के फिर आप उसको कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी तो आपका भी टॉपिक अच्छा है, गुड, डन। जी ठीक। हाँ नेक्स्ट, हाँ बताइए पुष्पा जी बताइए। जब भी नमो होता है हाँ सब जी, सभी नमो होता है। सर मेरा टॉपिक है बुद्धिज्म के परिप्रेक्ष्य में बच्चों की परवरिश, हाँ 5 to 15 years। हाँ 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 सर मैंने ऐसा सोचा है हाँ हाँ बोलिए। कि 5 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चों की परवरिश होती है वो उसके चरित्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण उम्र होती है, एज। हम्म। तो इसका आप टॉपिक कैसे, चैप्टर का नाम क्या दोगे आप? बुद्धिज्म के अनुसार उसकी परवरिश की जाए तो वो एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा। हाँ उसके अंदर का कंटेंट आएगा, लेकिन चैप्टर को आप कैसे फाइनल करोगे, कौन सा चैप्टर रखना चाहोगे बौद्ध धर्म में? आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है पुष्पा जी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ भी आ रही है, बोलिए। बोलिए। या पालगत बौद्ध दर्शन में बच्चों की परवरिश, परवरिश के मूल तत्व है, मूल सिद्धांत या आचरण पद्धति कैसे करोगे? हेलो। हाँ सर मुझे भी नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि आप वीडियो बंद कर दीजिए, हो सकता है कि कुछ। तो सर यही है मेरा टॉपिक। हाँ जी यही है मेरा टॉपिक कि बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में बच्चों की पालगत। हाँ बच्चों का हाँ बच्चों का पालन, पालन पोषण, ठीक है, अच्छा अच्छा टॉपिक है। तो उसको आप शुरुआत कैसे, हाँ शुरुआत कैसे करोगे? हाँ सही है, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। शुरुआत कैसे करोगे आप पुष्पा? आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बौद्ध दर्शन में बच्चों की परवरिश पालगत। ठीक है। हाँ अच्छा। इसकी शुरुआत कैसे करोगे आप? हाँ जी सर बताइए सर आप बताइए। हाँ इसकी शुरुआत आप बुद्ध का धर्म कैसे उद्भव हुआ हाँ है, सर मैंने वीडियो बंद कर दिया है ना। हाँ बुद्ध का धर्म कैसे उद्भव हुआ है, ठीक है, क्लिप कर दिया शायद, ठीक। सर इसका विषय अगर ये रखें कि बच्चों के पालन पोषण में बौद्ध धर्म का महत्व, तो कैसा रहेगा? हाँ वो भी हो सकता है। ठीक है, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, अभी वो शायद फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हाँ पंकज जी बताइए। आपने शायद कुछ तो भी संगीत का लिया था पिछले बार, जो मुझे याद है।
वही कंटिन्यू करना है पंकज जी।